हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरेहन पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका सीरीज से होगी, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर दी जाती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यह डिक्टेशन एसएससी एग्जाम्स ओरिएंटेड दी जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। महोदय, भावात्मक एकता की चर्चा आजकल भारतीय जनजीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में हो रही है। जाति पाति, रहन सहन, पर्व त्योहार, धर्म कर्म, राजनीति, वाणिज्य आदि में कोई भी कार्य क्षेत्र इससे अलग नहीं रह गया है। भाषा के संबंध में इस बात की चर्चा विशेष रूप से होने लगी है और विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात। इसका मतलब यह नहीं है कि स्वाधीनता से पूर्व हमारे देश में भावात्मक एकता नहीं थी। वास्तव में स्वाधीनता संग्राम के समय हमारे देश के प्रत्येक नागरिक ने हृदय से यह अनुभव किया था कि चाहे किसी भी धर्म के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, किसी भी जाति या वर्ग के समझे जाते हों और राजनीतिक दृष्टि से हम किसी भी पक्ष या दल के हों, हम मूलतः एक हैं, भारतवासी हैं, भारत माता के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले आत्मीय प्राणी हैं, भाई बहन हैं। इसी भावात्मक एकता ने हमें स्वतंत्र भारत के प्रतिष्ठित नागरिक बनने का अवसर दिया था। एकता और अखंडता के इसी परंपरागत प्राचीन सूत्र को संविधान की स्वीकृति के नवीन परिवेश में पुनरीक्षित और परिपुष्ट बनाने का प्रयास पिछले 5 दशकों से हो रहा है। अर्धशती के इस व्यापक अनुभव को ध्यान में रखकर आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शुद्ध यथार्थ पर आधारित एक रचनात्मक कार्यप्रणाली बनाना आवश्यक है और इसके लिए उपयुक्त समय भी अब आ चुका है। भारत का संविधान उसके समस्त नागरिकों को यथोचित न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराने तथा व्यक्ति और राष्ट्र के हित में पारस्परिक बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। इसी संकल्प के अनुरूप संविधान के निर्माताओं ने सुचिंतित और संतुलित भाषा नीति को रूपान्वित किया है। संघ तथा राज्यों में शासकीय प्रयोजनों के लिए किन किन भाषाओं का प्रयोग किया जाए, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अधिनियमों तथा विधेयकों की भाषा क्या हो और हिंदी के विकास के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना है। इन सभी बातों पर बड़ी बारीकी और समझदारी के साथ सोच विचार कर राजभाषा संबंधी भाग 17 को 4 अध्यायों में निबद्ध किया गया है। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में भाषा भेद के कारण भावात्मक एकता में कोई बाधा न पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। संसद तथा विधानमंडलों में किस प्रकार विचार विनिमय हो, इस बात को भी अनुच्छेद 120 तथा 210 में स्पष्ट किया गया है। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग किस क्रम से और किस गति से आगे बढ़ाया जा सकता है और राष्ट्र की प्रत्येक भाषा की हिंदी के विकास में किस प्रकार सहभागिता प्राप्त की जा सकती है,
इस बात का भी स्पष्ट निर्देशन अनुच्छेद 351 में दिया गया है। वास्तव में यह अनुच्छेद जो भी भाषा प्रकरण का अंतिम अनुच्छेद है, भारत की भाषा समस्या के चिरंतन समाधान के लिए प्रशस्त और प्रशस्त भारत वाक्य की भूमिका निभाता है। महोदय, उदाहरण के लिए हिंदी को भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने की बात इसी अंतिम अनुच्छेद में बताई गई है और इस बात का स्पष्ट संकेत भी दिया गया कि हिंदुस्तानी तथा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं से और मुख्यतः संस्कृत से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा की समृद्धि को सुनिश्चित कर लिया जाए। यह निर्देश वास्तव में भारतीय भाषा दर्शन में एक नया अध्याय प्रवर्तित करने वाला ऋषि वाक्य है, पर चिंता की बात है कि इस महावाक्य में से केवल प्रसार पर ध्यान दिया गया। फिर भी इतना तो संतोष का विषय है कि प्रचार प्रसार तो पर्याप्त मात्रा में हुआ और वह भी स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से। आज हिंदी के लिए देश में जो अनुकूल वातावरण है वह हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा हैदराबाद हिंदी प्रचार सभा जैसी संस्थाओं की साधना का ही फल है। सरकार की ओर से केंद्रीय साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि संस्थाओं ने भी इस दिशा में स्मरणीय कार्य किया है, जिससे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच साहित्यिक आदान प्रदान का एक व्यवस्थित कार्यक्रम आयोजित हो सका। इससे दो लाभ हुए। पहला यह कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रणीत उत्तम साहित्य की जानकारी अखिल भारतीय स्तर पर प्रायः सभी भाषा भाषियों को उपलब्ध होने लगी और इसी से भावात्मक एकता भी बलवती होती जा रही है। आज से 30 वर्ष पहले हमारे यहाँ के शिक्षित वर्ग को भी इस बात का पता नहीं था कि दक्षिण की 4 प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं और उनका साहित्य कितना समृद्ध है। उत्तर भारत में रहने वाले किसी भी तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी या तमिल भाषी को बिना किसी मतभेद के केवल मद्रासी कहा जाता था। अब पर्याप्त परिवर्तन हुआ है, पर वास्तविक परिवर्तन संविधान में परिकल्पित सामाजिक संस्कृति के विकसित होने पर भी संभव है। सामाजिक संस्कृति बहुत ही सारगर्भित है, क्योंकि इसी में भारत की भारतीयता की पहचान है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक ही है, अनेक भी भाषाएं अनेक हैं, पर सबका साहित्य लगभग एक जैसा है। पर्व त्योहार कुछ समान हैं और कुछ भिन्न हैं, पर भावना सबके पीछे एक है। देवी देवता अनेक हैं, पर देवी भावना एक है। सामाजिक रीति रिवाज, शादी ब्याह के तौर तरीके अलग दिखने पर भी मूल भावना एक है। खान पान प्रत्येक प्रांत का अपना अलग अस्तित्व रखता है, पर प्रत्येक को हर दूसरे के यहाँ के पकवान मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। आजकल यह सामाजिक प्रवृत्ति और अधिक व्यापक होने लगी है। यह तो
अनेकता में एकता है और एकता में अनेकता है, वहीं वास्तव में हमारी सामाजिक संस्कृति की सच्ची पहचान है। इसी संस्कृति को पहचानकर और उसे समर्थ पद विधि प्रदान कर अपनी भाषा और साहित्य को अखिल भारतीय परिधान में प्रस्तुत करना ही संविधान के अनुच्छेद 351 में परिकल्पित सामाजिक संस्कृति की अभिव्यंजना है। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।